ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज हम शुरू करेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन और मॉलिक्यूल यानी कि C2H2 और इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। इथाइन के मॉलिक्यूल में ये दोनों कार्बन कहलाते हैं sp हाइब्रिडाइज। क्या कहलाते हैं? sp हाइब्रिडाइज। कहीं कहीं इसको sp1 बोल दिया जाता है। वो एक कॉमन सेंस की बात है कि sp1 कहते हैं sp कहते हैं। तो sp हाइब्रिडाइज और कार्बन होते हैं इसके अंदर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में शुरू करता हूँ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। क्योंकि 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। पहले शेल में 2, फिर दूसरे 2s2 में 2 और फिर 2p में 2। यानी कि ये है पहला शेल और ये है दूसरा शेल। नॉर्मली जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाते हैं तो हम फाइनल शेल की बात करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में मैं बनाऊंगा पहले 2s, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को ऑपोजिट स्पिन में अरेंज करते हैं। फिर आपके पास आ गया 2p। तो 2p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये हम प्रीवियस भी ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर स्पेस अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को कोशिश ये करते हैं कि सेपरेटली रहें। तो यहाँ भी यही होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पेयर फॉर्म में थे वो अब सेपरेट हो जाएंगे। तो आपके पास ये हो गया 2s, ये वाले ऑर्बिटल को कहते हैं 2px, ये पूरा ऑर्बिटल 2p है। ये हो गया 2py और ये हो गया 2pz। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। 2s, फिर 2px, 2py और 2pz। आपको ये क्लियरली नजर आ रहा होगा। 2px, 2py और 2pz, यानी कि 4 ऑर्बिटल इसके अब फेल हो चुके हैं। In the molecule of ethyne, one S and one P, that is 2px orbitals undergo hybridization. Undergo hybridization. While 2py
and 2pz remain unhybridized। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि अनहाइब्रिडाइज और ये हाइब्रिडाइजेशन का जो की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, वो ये कि hybridization is a process in which orbitals of different shapes and different energy get the same shape and shape energy। अभी आपको मैं जब यहाँ पे डायग्राम बना के समझाऊंगा तो ये बात आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। देखिएगा बेटा, देखिए इसमें हमारे पास s जो कि स्फेरिकल होता है, दूसरा है px जो कि डम्बल शेप में होता है लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस, py जो कि डम्बल शेप का होता है लेकिन अलोंग वाई एक्सिस, और तीसरा होता है pz जो कि अगेन डम्बल शेप होता है लेकिन अलोंग जेड जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस को हम पेपर में बना नहीं सकते क्योंकि इसको कहते हैं कि वो एक्सिस है जो आर पार होता है, लेकिन इसको थोड़ा टेढ़ा करके ये समझा देते हैं कि ये जेड एक्सिस है। तो इसमें हमारे पास जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं वो s और p का एक ऑर्बिटल। यही वजह है कि एक s का और एक p का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। जबकि जो दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहते हैं, मैंने बताया ना कि हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्बिटल अलग अलग शेप्स, अलग अलग एनर्जीज के एक जैसी शेप और एक जैसी एनर्जीज गेन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि S और px एक जैसी शेप के हो चुके हैं, लेकिन py और pz ये दोनों ऑर्बिटल क्या रहेंगे? रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज रह जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास हम बनाते हैं इथाइन का स्ट्रक्चर। फॉर वन कार्बन, क्योंकि अभी हमने ये वन कार्बन के लिए लिखा था ना, एक कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है तो उसकी बेस पे लिखा है, तो हर कार्बन इसमें sp हाइब्रिडाइज है, हम फॉर वन कार्बन बनाएंगे। तो एक कार्बन जो है उसके अंदर एक ऑर्बिटल ये बनेगा, इसी तरह दूसरा ऑर्बिटल ये बनेगा। अब आपके पास बचे कौन से ऑर्बिटल? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मैं ज़रा डिफरेंट कलर से समझाता हूँ। ये रेड वाला हो गया आपके पास py वाई एक्सिस पे, और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पूरा का पूरा बनाया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास pz
ये ग्रीन वाला ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो ये sp हाइब्रिडाइज, ये एक कार्बन के लिए मैंने बनाया, ठीक है। और इसी को अगर मैं बनाऊं फॉर 2 कार्बन्स, तो किस तरह बनेगा जरा देखिएगा। इसमें एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, तो ये एक कार्बन के sp ऑर्बिटल बन गया। इसी तरह से दूसरा कार्बन और उसके कार्बन की ओवरलैपिंग, और इसी तरह से ये वाला कार्बन। तो इस तरह से हमारे पास 2 कार्बन हैं तो 4 sp ऑर्बिटल आ जाएंगे। ये पहले कार्बन का बनाते हैं, पहले कार्बन पे उसका बनाते हैं py, यानी कि अलोंग y एक्सिस, तो ये py बन गया। दूसरे का भी py बना देते हैं, दूसरे का py बन गया क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब लेते हैं pz, तो बेटा pz जो है वो आपके पास, मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, अच्छा जी, तो pz में आपके पास ग्रीन से शो कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं pz ऑर्बिटल जो कि थोड़ा सा टेढ़ा बनाया जाता है, और इसी तरह इस कार्बन का pz ऑर्बिटल, क्योंकि अनहाइब्रिडाइज है तो पूरे पूरे बनेंगे। तो इस तरह से इनकी ओवरलैपिंग जो होगी वो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। पाई बॉन्ड से ओवरलैपिंग जो होती है वो हमेशा पैरेलल होती है। इसी तरह से पी वाई ऑर्बिटल्स लिख भी देता हूं, ये पी वाई है, ये पी वाई है, इनकी कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, पैरेलल ओवरलैपिंग। इससे बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड, पी वाई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग। इसी तरह पी जेड की ओवरलैपिंग, पी जेड लिख देते हैं इस पे, ये पी जेड ऑर्बिटल है, ये पी जेड ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज है, और इनके ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग है। जबकि हमारे पास जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं इनकी ओवरलैपिंग साइडवेज है, और इसको हम सिग्मा से शो करते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आसान करके समझा देता हूं, देखिएगा। हमारे पास मैं 2 कार्बन बनाता हूं, ठीक है। इन दोनों कार्बन से मैं एक ऑर्बिटल यूं निकालूंगा, एक ऑर्बिटल यूं निकालूंगा, एक ऑर्बिटल यूं निकालूंगा, और एक ऑर्बिटल यूं निकालूंगा, यानी कि ये वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कौन से ऑर्बिटल्स, जो कि अनहाइब्रिडाइज थे, जिसमें आपका आ जाता है पी वाई, और जिसमें आपका आ जाता है पी जेड, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर के जरिए भी
यानी कि फॉर्मूला लिखने के जरिए भी आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो बेटा, कार्बन जो है, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो पहली ओवरलैपिंग है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, और वो पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से, पी वाई और पी वाई ऑर्बिटल्स की वजह से। और तीसरा बॉन्ड जो बनता है वो बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से, यानी कि अगेन पैरेलल ओवरलैपिंग। तो मैं एक तरह से कह भी सकता हूं कि ये जो बॉन्ड बना है ये sp ओवरलैप से बना है, सिग्मा बॉन्ड, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो पहला पॉई बॉन्ड बना है वो पी वाई ओवरलैपिंग से बना है, और फिर इसके बाद पी जेड की ओवरलैपिंग से बना है। तो इस तरह से आपके सामने है ये स्ट्रक्चर। अब रह गए हाइड्रोजन्स, तो हाइड्रोजन को भी लगा देते हैं। हाइड्रोजन को हम ब्लू कलर से शो कर देंगे। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन्स, क्योंकि हाइड्रोजन 1s1 होता है, ऐसे स्फेरिकल अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास हाइड्रोजन आ गया। C2H2 इथाइन, इसको आप क्या कहेंगे, इथाइन, या एक और नाम क्या दिया जाता है इसको, एसिटाइलीन। याद रहे, इथाइन और एसिटाइलीन दोनों ही नाम हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन के बाद इसकी प्रिपरेशन आती है। तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहला हमारा जो प्रिपरेशन है वो है प्रिपरेशन ऑफ इथाइन बाय यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द प्रिपरेशंस। तो मैं हेडिंग डाल दूं उसमें, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। अच्छा जी, तो प्रिपरेशन ऑफ इथाइन में पहला स्टेप हमारे पास है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन है याद रखो, कार्बाइड यहाँ जो हम कह रहे हैं, तो कार्बन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है और कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये रिएक्शन होता किस तरह से है, पहले तो एक जनरल रिएक्शन CaC2 रिएक्शन करता है वाटर से और बन जाता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बन जाता है आपके पास
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ साथ इथाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास मैं इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ कि किस तरह से मैकेनिज्म, अब देखिएगा मैकेनिज्म में कि किस तरह से आपके पास कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन करता है। देखो कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, दो कार्बन है जो आपस में ट्रिपल बॉन्डेड है और उनका कैल्शियम एक बॉन्ड बना हुआ है। और यहाँ हम रखते हैं वाटर के दो मॉलिक्यूल, आप देख सकते हैं वाटर के दो मॉलिक्यूल रखे जाते हैं। तो हम वाटर के जब दो मॉलिक्यूल रखते हैं तो पार्शियल हाइड्रोक्साइड जो नेगेटिव साइन है ये कैल्शियम पे अटैक करते हैं, और इस वजह से होता ये है कि कैल्शियम का बॉन्ड इनसे ब्रेक हो जाता है, तो कार्बन इन हाइड्रोजन से अटैक, और फिर आपके पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस और इथाइन। तो बाहर लिख देता हूँ उसको सही से, बनता है आपके पास इथाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दिस मेथड इज limited for the preparation of इथाइन। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ इथाइन ही बन सकता है, अगर हम चाहें तो प्रोपाइन वगैरह बनाने की कोशिश करें, नहीं, सिर्फ इथाइन। होमोलोगस सीरीज में सिर्फ दो कार्बन वाला इथाइन ही इस रिएक्शन के जरिए बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। हेडिंग लिखते हैं, तो नंबर 2 हेडिंग हो गई बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड।
ओके स्टूडेंट्स, अब होगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास पहले तो ये कि डी हाइड्रो हेलोजनेशन क्या होती है ये ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह की टर्म्स समझ ले तो ज़्यादा बात आसान हो जाती है। डी का मतलब होता है ज़्यादातर रिमूवल, और हाइड्रो हेलोजन यानी कि हाइड्रोजन एंड हेलोजन, यानी कि आसान लफ्ज़ों में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। और हेलोजन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजेंस हैं। डायटोमिक होते हैं इसलिए इसके नीचे 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, इनका रिमूवल डीहाइड्रो हेलोजनेशन कहलाता है। अब एक आपको रिएक्शन समझाते हैं। रिएक्शन में हमारे पास विसिनल डायलाइड, मैंने कहा था ना विसिनल यानी कि जब सीएल आमने सामने होते हैं तो विसिनल का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास ये डाइक्लोरोइथेन है। क्या है ये? डाइक्लोरोइथेन। क्यों कह रहे हैं डाइक्लोरोइथेन? आप देख सकते हैं 2 क्लोरो हैं तो इसलिए डाई क्लोरो, और 2 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए इसको कह रहे हैं डाइक्लोरोइथेन। इसमें जो रिएजेंट नॉर्मली यूज़ करते हैं वो हमारे पास KOH अल्कोहलिक है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ KOH अल्कोहलिक एक डीहाइड्रो हेलोजनेटिंग एजेंट है। हीट यहाँ प्रोवाइड की जाती है और इस तरह से हमारे पास बन जाता है इथाइन। इसके अलावा KCl और H2O। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं हम मैकेनिज्म की। इसका मैकेनिज्म जो है आपके पास वो 2 स्टेप में पूरा होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स मैकेनिज्म। अब हमारे पास सबसे पहले स्टेप में कार्बन, क्योंकि डाइक्लोरोइथेन है, ठीक है, यानी कि कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन और उन पे लगे हुए Cl। जब हम प्रोवाइड करते हैं, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ 2KOH अल्कोहलिक होगा, क्योंकि हमारे पास जब हम इथीन की प्रिपरेशन कर रहे थे तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन के लिए हम एक दफ़ा KOH अल्कोहलिक यूज़ करते थे। अब KOH अल्कोहलिक जब आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो पोटेशियम पार्शियल पे पॉजिटिव चार्ज और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि पोटेशियम एक मेटल है। तो Cl जो इससे अटैच हुए हुए हैं इनके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि हेलोजेंस और हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो होता ये है कि ये Cl अटैक करता है इस पार्शियली पॉजिटिव कैल्शियम पे, और एट द सेम टाइम क्योंकि ये Cl जो है जब अटैच होते हैं तो ये अपना इफेक्ट हाइड्रोजन पे भी दे देते हैं, तो एट द सेम टाइम ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड जो है ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन आयन पे, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, जिसकी वजह से होता ये है कि कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और जैसे इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो ये दोनों कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और बना लेते हैं
डबल बॉन्ड। और इस तरह से हमारे पास मोनोक्लोरो इथीन रह जाता है। मोनोक्लोरो इथीन, इथीन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया है इसलिए, और एक क्लोराइड रह गया, तो एक बन गया KCl और दूसरा HOH मिलकर बन गया H2O वाटर। अब आए दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में फिर से वही KOH अल्कोहलिक आता है, मैंने 2KH अल्कोहलिक लिखवाया है इसलिए था कि आप इस चीज़ को समझ सकें। 2KOH अल्कोहलिक, 2 हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करेंगे तो अगेन नेगेटिव अटैक करता है पॉजिटिव पे। रूल भी यही है, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है, पॉजिटिव कभी भी अटैक नहीं करता। इस तरह से ये रिमूव करेगा इसको, और फिर कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो ये आपस में दोनों कार्बन शेयर करेंगे और बनाएंगे एक और बॉन्ड जिसे हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन गया और 2 हाइड्रोजन रह गए सिर्फ। इस दफ़ा फिर से KCl निकलेगा और H2O निकलेगा। एक चीज़ और ऊपर वाली इक्वेशन में रह गई, यहाँ भी 2KCl और 2H2O होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 2 KCl और 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल आए और आपका इथाइन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया आपका? इथाइन। तो ये हमारे पास 2 मेथड हो गए अल्काइन की प्रिपरेशन के। इसके बाद हमारे पास एक और स्टेप है, और इस स्टेप में हम पढ़ेंगे डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स। नंबर 3 स्टेप है। आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, मैं आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज यू पीपल हैव अ वीडियो ऑन अ ग्रुप, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स। बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स। अच्छा बेटा, अब ये डी हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? डी मैं दोबारा बताऊंगा, डी का मतलब क्या है? रिमूवल। और हेलोजिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हेलोजेंस। अब कौन से हैं हेलोजेंस? बता चुका हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये हेलोजेंस का जब रिमूवल होगा तो हम कहेंगे डी हेलोजिनेशन, ठीक है। और टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी कि 4 हेलोजन लगे हुए, ठीक है। अब मैं आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये असल में टेट्रा क्लोरोइथेन है, यानी कि CH, इस पर Cl लगेगा, इधर Cl लगेगा, इधर Cl लगेगा, इधर Cl लगेगा। ये आपके पास है टेट्रा क्लोरो इथेन, ठीक है भाई। इसका रिएक्शन जो करवाया जाता है वो नॉर्मली जिंक डस्ट से करवाया जाता है। जिंक डस्ट यानी कि जिंक को पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और इतना हीट करते हैं कि जिंक रेड हॉट हो जाता है। जब जिंक रेड हॉट हो जाता है तो वो रिएक्टिव हो जाता है और रिमूव कर लेता है क्लोराइड्स को, क्योंकि एक मेटल की तरफ हेलोजेंस के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इसलिए हेलोजेंस उनकी तरफ ज़्यादा फेवरेबली मूव करते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कार्बन और क्लोराइड का है, तो कार्बन खुद एक नॉन मेटल है, तो कभी भी एक नॉन मेटल एक मेटल से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि सॉरी मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा
इथाइन और इसके साथ साथ जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक है, अब हम इसको मैकेनिज्म करवाता हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल एंड पे जा रहा है, तो ज़रा मैकेनिज्म की तरफ जल्दी से आ जाते हैं। मैकेनिज्म इसका बहुत सिंपल है, आपको फ़ौरन समझ में आएगा। 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में Cl लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, और इस तरह से आपके पास जिंक डस्ट और हीट में यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हुए इन 2 Cls को रिमूव कर लेगा, और जैसे ये रिमूव करेगा तो ये कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया C डबल बॉन्ड C H H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और निकल जाएगा आपके पास क्या, साथ निकलेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में अब अगेन, अब ये आपके पास डाइक्लोरोइथीन है, डाइक्लोरोइथीन, क्योंकि इथीन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के साथ, डाइक्लोरो इसलिए दो क्लोराइड है। अब डाइक्लोरोइथीन के अंदर हमारे पास ये Cl यहाँ लगे हुए हैं, फिर हम जिंक देते हैं, जिंक डस्ट यानी कि पाउडर फॉर्म। ठीक है, या 2 लगेगा, और इस तरह से हीट करने से ये जिंक फिर से क्लोराइड्स को रिमूव कर लेता है, और इस दफ़ा आपके पास जब ये वाले इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो कार्बन के ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके एक और बॉन्ड बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और सिर्फ 2 हाइड्रोजन रह गए। तो ये बन गया आपके पास इथाइन, और क्या बन गया साथ में, क्या निकला, जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक है, तो 2 ZnCl2 बन गए। अब आप इसको देख लीजिए, आपके सामने है रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो है 2 ZnCl2 बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स,